हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कराड़े फिजिक्स में। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ऑप्टिक्स। और ये ऑप्टिक्स का जो यहाँ पे बेसिक पार्ट हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो एग्जाम से आपकी उससे लिए। तो बस एक रिवीजन लेक्चर, आईएमपी लेक्चर, एग्जाम से पहले आपको इसको देखना है, इसलिए मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। तो बेसिकली ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट मतलब जो हमारे सराउंडिंग में लाइट होता है उसके बिहेवियर को स्टडी करने वाली जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स। तो ये ऑप्टिक्स में हम लाइट पढ़ेंगे। तो लाइट मतलब है क्या? लाइट मतलब बेसिकली ये होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोपागेटिंग in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एनर्जी को लेके प्रोपागेट होते हैं, उनको बोला गया है लाइट। तो हमें क्या करना है? बस लाइट के बिहेवियर का यहाँ पे स्टडी करना है। एंड इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो ऑप्टिक्स था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक होगा रे ऑप्टिक्स, दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। अब ये रे ऑप्टिक्स यानी क्या कि यहां पे हम कंसीडर करेंगे प्रोपागेशन ऑफ लाइट, अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। एंड वेव ऑप्टिक्स में हम कंसीडर करेंगे प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। तो ऐसे दो पार्ट में हम ऑप्टिक्स को बेसिकली डिवाइड करने वाले हैं। एक में लाइट का स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन हमें कंसीडर करना है एंड दूसरे में कंसीडर करना है कि लाइट का प्रोपागेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी क्रस्ट वो वाला, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर का हमारा जो डिस्कशन है उसमें हम मेन बेसिकली फोकस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के ऊपर। और ये रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऐसे भी बोला जाता है। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रूल्स हम अप्लाई करेंगे लाइट के प्रोपागेशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट आता है रे ऑफ लाइट। तो ये रे ऑफ लाइट मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन path along which light travels। ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ जिसके अलॉन्ग लाइट ट्रैवल होती है उसको बोला जाता है रे ऑफ लाइट। फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट आती है बीम ऑफ लाइट। बीम मतलब क्या होता है? बस ये जो रे ऑफ लाइट था उसका बंडल होता है, बंच होता है, ठीक है। तो ये बंडल और बंच ऑफ रे ऑफ लाइट उसको बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। तो हमें रे ऑप्टिक्स कंसीडर करना, यानी पहली बात होगी कि हम एज्यूम करेंगे कि लाइट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे बेसिक कुछ फिनोमेनन डिस्कस करने हैं। जैसे कि पहले आएगा रिफ्लेक्शन। फिर हम इस रिफ्लेक्शन को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पार्ट ए होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, पार्ट बी होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, ठीक है। तो एक केस में प्लेन सरफेस रहेगा, दूसरी केस में कर्व सरफेस रहेगा। ये कर्व सरफेस जो होते हैं उनका एग्जांपल होता है मिरर, ठीक है। तो मिरर से अगर रिफ्लेक्शन अपन स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कोई भी प्लेन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ एक एक्स वाई बोल के एक प्लेन मिरर ली है मैंने, और इस मिरर के ऊपर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल बना एन एन डैश।
अभी क्या होगा, इस मिरर के ऊपर एक लाइट यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट होगा। ये इंसिडेंट होने वाला लाइट है, इसलिए इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगा वो बनेगा आई, और ये आई का मतलब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे सरफेस के साथ में जो एंगल होगा वो बनेगा थीटा जी। ये कंफ्यूज करता है, ठीक है ना, कभी कभी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली नहीं देते, ग्लांसिंग का एंगल देते। तो थीटा जी का मतलब होता है एंगल ऑफ ग्लांसिंग, एंगल ऑफ ग्लांसिंग। अभी क्या होगा, देखो जो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, ये मिरर है, तो ये मिरर को चीर के यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ नहीं सकता। मतलब यहाँ पे आना चाहिए था, अगर मिरर नहीं होती तो आ सकता था, लेकिन अब नहीं आएगा। तो ये बनेगा अनडिविएटेड रे, जिसका डिविएशन हुआ ही नहीं। बट ये लाइट रे क्या करेगा, इस डायरेक्शन में उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, जिसको अपन ये रिफ्लेक्टेड रे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगा दैट विल बिकम आर। तो यहाँ पे आर बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड ये ग्लांसिंग एंगल तो दोनों तरफ सेम होता है, थीटा जी यहाँ पे भी होता है, थीटा जी यहाँ पे भी होता है। बस यहाँ पे एक नया वाला और एक एंगल प्रोड्यूस होगा, जो यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन में कंसीडर करूंगा, जिसको बोला जाएगा डेल्टा। और ये डेल्टा मतलब होता है एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा मतलब होता है एंगल ऑफ डिविएशन। मतलब कितने एंगल से ये लाइट रे डिविएट हुआ, यानी कि क्या कि यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद ये इस लाइन में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो मिरर है वो इसको यहाँ नहीं आने दे रही है, वो रिफ्लेक्ट करके इस डायरेक्शन में वापस जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा डिविएशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिविएशन हुआ, तो डिविएशन वाला जो एंगल है यहाँ पे उसको बोला गया डेल्टा। एंड अगर रिफ्लेक्शन की केस है तो रिफ्लेक्शन में ये डेल्टा होता है 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई, या फिर 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आर। ये बनता है एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आने वाला है। दोनों भी सेम फॉर्मूले लिए, क्योंकि आगे मैं आपको बोलूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कहीं पे भी हमें अगर रिफ्लेक्शन प्रूव करना है तो हमें रिफ्लेक्शन के 3 लॉ प्रूव करने पड़ते हैं। उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा से मेंटेन होना चाहिए। आई मस्ट बी इक्वल टू आर, ये नहीं है तो उस केस को अपन रिफ्लेक्शन कंसिडर ही नहीं करते। रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब वहां पे आई एंड आर इक्वली होते हैं। ठीक है, सेकंड आई आर इंसिडेंट रे एंड आर आर रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई इन सेम प्लेन, and opposite side and on opposite side of normal। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो कि ये जो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल भी ले लो, ये एक ही प्लेन में चाहिए। एंड दूसरी बात, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दोनों अपोजिट साइड में चाहिए। अगर ये 3 रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। ठीक है, तो ये बनता है रिफ्लेक्शन एंड उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो अभी हमने ये रिफ्लेक्शन पढ़ा था फ्रॉम प्लेन सरफेस। अभी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मालूम होनी चाहिए। जो बेसिक, मतलब ये एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक जैसा है, फिक्स रूल है, बेसिक रूल है, वो एज इट इज आपको रिमेंबर करने हैं। उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन भी कुछ भी सॉल्व किए बिना हमें डायरेक्ट आंसर दे के जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके मेंशन कर रहा हूँ कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, image formed by plane mirror is always erect, virtual and of same size of object, same size of object। ठीक है, उसके बाद में distance
between object and mirror, object mirror and image mirror must be same। यानी कि कंडीशन क्या है, देखो कोई भी एक प्लेन मिरर आपको गिवन है और प्लेन मिरर के सामने ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट की जब भी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, तो जैसे ये लाइट रे यहाँ पे जाके इंसिडेंट होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, ये लाइट रे यहाँ पे जाके इंसिडेंट होगा, ये वापस जाएगा। इनको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की आई वाली इमेज यहाँ पे बनती है। तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि ये इरेक्ट होगा यानी अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है ओ डैश, तो इमेज भी यही रहेगी आई डैश, इन्वर्ट नहीं होगी, उसी के प्लेन में रहेगी, ठीक है। तो ये बन गई यहाँ पे इरेक्ट। उसके बाद में बोला है वर्चुअल। अभी यहाँ पे सेपरेटली की देता हूं मैं कि इमेज विल बी वर्चुअल इफ light rays does not meet actually but appears to be meet। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे बट ऐसे लगेगा हमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करके वो मिल रहे हैं, जैसे कि इस डायग्राम में गिवन है, शो किया है कि ये लाइट रे कभी नहीं मिलेंगे लेकिन हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है, तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होती है इस इमेज को बोला जाएगा वर्चुअल, क्योंकि लाइट रे एक दूसरे को मिले ही नहीं एंड हमेशा से उनकी साइज क्या होगी, सेम होगी, एज वेल एज ये जो डिस्टेंस होगा ए, वही डिस्टेंस पीछे भी होगा बी, यानी कि ए मस्ट बी इक्वल टू बी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेज हमेशा से इरेक्ट होती है यानी क्या कि ये अगर इस डायरेक्शन में अपवर्ड थी तो ये इसी डायरेक्शन में अपवर्ड है। अगर ये ऐसे ऑब्जेक्ट की ऐसी इमेज फॉर्म होती यहाँ पे मिरर की, तो उस केस में हम बोलते कि ये इन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं होती है। जो इमेज है वो कौन सी है, जो इमेज है वो इरेक्ट है। दूसरा, लाइट रेज इस मिरर को कट करके बाहर नहीं जा सकते, मतलब वो एक्चुअली मिलते ही नहीं है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल होगी। एंड तीसरा, ऑब्जेक्ट की एंड इमेज की साइज कंपलसरी सेम रहेगी, उनका डिस्टेंस भी सेम रहेगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, अभी इस सेम पार्ट को अप्लाई करेंगे। तो आगे देखो, अगर अल्फाबेट की बात करेंगे तो ए आई एच ओ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में एम, और कौन सा रह गया, ए एच आई ओ एम यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11वां कौन सा छूट गया है। 11 अल्फाबेट्स ऐसे कि जिनकी मिरर इमेज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ए एच आई एम ओ टी एक रह गया। ठीक है, तो ये जो अल्फाबेट दिख रहे हैं ये 11 अल्फाबेट से इनकी मिरर इमेज सेम होती है। ठीक है, मतलब मिरर में इनको अगर देखेंगे तो एज इट इज देखेंगे, इनको छोड़ के जो बाकी बचे हुए अल्फाबेट्स है वो क्या होते हैं, लैटरली इन्वर्ट होते हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसे पी दिया है तो मिरर में ये इस तरह से दिखेगा, मतलब ये लैटरली इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, लेकिन ये इमेज इरेक्ट ही है, सेम साइज की है, सेम डिस्टेंस पे, बस ये वर्चुअल है। ठीक है, उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर कोई क्लॉक है और क्लॉक क्या कर रही है, टाइम दिखा रही है, क्लॉक का टाइम, एंड इस क्लॉक की अगर इमेज फॉर्म करेंगे तो मिरर में से जो इमेज दिख रही है उसका टाइम, इन दोनों की सम ऑलवेज 12 होनी चाहिए, या फिर अपन इसको 1160 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो ये हमें हेल्प करेगा कि जैसे कि आपको बोला है कि क्लॉक में बचे हैं 3:20
तो उसकी ये क्लॉक की रीडिंग है, तो उसकी मिरर इमेज में कितने बचेंगे। हमें क्या करना है कि हर बार जो टाइम दिया जाएगा उसको ये 11 आवर 60 मिनट्स इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कितने हो गए 60 माइनस 20 यानी 40, 11 माइनस 3 यानी 8, तो इसका मतलब मिरर इमेज में 8:40 होंगे। और एग्जांपल लेते, जैसे आपको बोला है कि एक्चुअल जो मिरर इमेज थी उसमें 10:53 हो गए, 10:53 हो गए, तो उसमें एक्चुअल टाइम कितना होगा क्लॉक में। फिर से हमें वही करना है, क्या करना पड़ेगा कि ये 1160 जो है इसमें से ये 10:53 सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो 10 में से 3 गए 7, 6 में से 6 गए 0, 1 माइनस 0 1, यानी कि 1:07 ये हमारा टाइम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इमेज बोला है या फिर क्लॉक का टाइम बोला है, दोनों भी केस में आप क्या करेंगे, बस हर बार 11 आवर्स एंड 60 मिनट में से उस नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट एक्यूरेट टाइम। ठीक है, सेम पॉइंट रिलेटेड टू प्लेन मिरर। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विथ स्पीड u, कोई भी एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, इसकी स्पीड u है, देन इट्स इमेज विल आल्सो अप्रोच एट द सेम स्पीड u विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब इसकी जो इमेज होगी ये मूव करेगी ऑलवेज विथ ए सेम स्पीड, लेकिन ये किसके लिए है, यहाँ पे देखो, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू यू, यहाँ पे यू मतलब कौन था, ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने पहले यू बोल के रखा है, लेकिन अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, देन स्पीड ऑफ इमेज जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू डबल ट्वाइस ऑफ यू। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि विथ रिस्पेक्ट टू किसके, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो यू, एंड अगर मूविंग ऑब्जेक्ट अगर है तो ये डबल होती है, यानी कि 2u, इतना डिफरेंस आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, आपको अरेंजमेंट अगर दी है कि दो मिरर से एक दूसरे को इस तरह से अलाइन करके रखी है जिनमें एंगल दिया है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री अगर एंगल होता है तो जो भी लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगा, पहली बार तो यहाँ पे इंसिडेंट होगा, फिर ये नॉर्मल आएगा, फिर ये इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल आएगा, एंड बाद में अगेन इक्वल एंगल से ये जब ट्रैवल करेगा तो ये अपना पाथ रिट्रेस करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिटवीन टू मिरर्स, then light ray retraces its path, light ray retraces its path। ठीक है, as shown in the given diagram, यानी कि सपोज यहाँ पे अगर आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है थीटा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, थीटा होता है। अगर ये 90 है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये भी बनेगा 90 माइनस थीटा। तो इस केस में अगर डेविएशन के रूल्स अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट केस में डेविएशन होगा 180 माइनस 2 थीटा, सेकंड केस में डेविएशन होगा डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि 180 माइनस 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 तो चला जाएगा, तो टोटल डेविएशन बनेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट इज 180 डिग्री, यानी कि बस डायरेक्शन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, लेकिन पाथ रिट्रेस हो गया। सेम केस अगर रैंडमली 90 डिग्री छोड़ के किसी भी एंगल में, इंक्लिनेशन में इस तरह से मिरर्स को अगर प्लेस कर देंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सेम रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगा, ये उसका नॉर्मल, ये क्या करेगा, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा नॉर्मल, एंड ये इस तरह से इस पाथ में ट्रैवल करेगा। तो ये अपना पाथ रिट्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एंगल्स है उनको अगर हम कंसिडर करेंगे कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा।
अब ये एंगल कितना है, 90 नहीं है, कोई भी रैंडम एंगल है थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल बनेगा थीटा माइनस अल्फा, या एंगल बनेगा थीटा माइनस अल्फा। तो इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशंस होंगे डेल्टा वन फर्स्ट मिरर के लिए वो होगा इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा। कहाँ से आ रहा है, सिंपल रिफ्लेक्शन में जो पढ़ा था, ये स्टार्ट में मैंने बोला था कि रिफ्लेक्शन की केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, 180 माइनस 2r, ठीक है, यही है एंगल, बाकी कुछ नहीं आया नहीं है। तो बस दो मिरर पे, दो एंड पे हम कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट मिरर पे बना 180 माइनस 2 अल्फा, एंड सेकंड के लिए बनेगा डेल्टा टू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू बनेगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, इनकी सम करेंगे तो जनरल फॉर्मूला बनेगा 360 माइनस 2 थीटा, ये होता है एंगल ऑफ डिविएशन फॉर द मिरर्स जिनकी अरेंजमेंट साइड बाय साइड इस तरह से दी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ मिरर is rotated by an angle theta, if mirror is rotated by an angle theta about an axis in the plane of mirror, then reflected ray turn by ट्वाइस ऑफ थीटा। यानी कि सपोज एक मिरर है, इस मिरर के ऊपर क्या हो रहा है, कोई भी एक लाइट रे इस तरह से आके इंसिडेंट हो रहा है, एंड ये नॉर्मली अगर इंसिडेंट होगा तो अपना पाथ रिट्रेस करेगा, ठीक है, उसी पाथ में वापस जाएगा। लेकिन अगर ये वर्टिकल के रिस्पेक्ट में मैंने मिरर को इस तरह से रख दिया, यानी कि ये थीटा इतने एंगल से रोटेट किया, तो क्या होगा कि जो लाइट रे नॉर्मली आ रहा था अब वो नॉर्मल के साथ में थीटा इतना एंगल बनाएगा, ठीक है, एंड ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। मतलब कि ये आने वाला लाइट रे, ये जाने वाला लाइट रे, अगर पहली केस देखेंगे तो जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये थीटा प्लस थीटा यानी ये ट्वाइस ऑफ थीटा का वहाँ पे डेविएशन होता है, ठीक है। तो मिरर को जितने एंगल से रोटेट करेंगे उसके डबल एंगल से क्या होता है बेसिकली ये लाइट रे चेंज होता है या फिर डेविएट होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ब्राइटनेस ऑफ इमेज, brightness of image depends upon area by which light is reflected, ठीक है। मतलब पोर्शन ऑफ द मिरर अगर ऑब्स्ट्रक्ट किया तो कंप्लीट इमेज इज फॉर्म, बट ब्राइटनेस क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, ठीक है। यानी कि क्या, दैट इज इफ पोर्शन ऑफ मिरर इज ऑब्स्ट्रक्टेड, complete image will form but brightness will be less, reduced, उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, रिड्यूस होगी, बाकी सब पार्ट क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में टू सी complete image from head to toe, minimum height of mirror must be h/2, where h का मतलब हाइट ऑफ पर्सन, जिसकी इमेज देखने की अपन बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अगर वॉल दिखनी है
बिहाइंड की, पीछे की, तो मिरर की साइज कितनी रिक्वायर्ड है, h/3, यानी h का मतलब क्या होगा, ये बन जाएगा हाइट ऑफ वॉल। ठीक है। इसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको ऐसे दो मिरर्स प्लेस करके देंगे और बोला जाएगा कि इनके बिटवीन का एंगल इंक्लिनेशन थीटा है और यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है O, तो इससे कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 360/θ इज इक्वल्स टू x, ये x कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस केस में इफ x इज इवन 2 4 6 8 इस तरह से अगर आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी x-1। ठीक है। सेकंड पार्ट, इफ x इज ऑड, अभी x अगर ऑड है तो n इज इक्वल्स टू x इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पे अगर नहीं है तो n इक्वल्स टू x होगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल्स टू x-1 ये करना पड़ेगा अगर ये ऑब्जेक्ट को बाइसेक्टर के ऊपर रखा गया था। ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ इमेजेस दिए तो उसके ऊपर से दो मिरर के बिटवीन का एंगल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें नेक्स्ट केस कि अगर 360/θ जो हमने x लिया था ये अगर फ्रैक्शन आ गया तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 10.25 आ गया तो जो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट होगा डेसिमल के पहले का वही हमें नंबर ऑफ इमेजेस कंसीडर करने। ठीक है। ये पार्ट क्या होगा, डायरेक्टली नंबर ऑफ इमेजेस होगा। अब इससे रिलेटेड और एक बात कि अगर दो मिरर एक दूसरे के सामने प्लेस किए जैसे कि सैलून में होता है और इस टाइप के मिरर के बिटवीन सेंटर में एक ऑब्जेक्ट रखा है O, तो क्या होगा, इतने डिस्टेंस पे इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे भी इमेज फॉर्म होगी। तो बेसिक ये डिस्टेंस A होगा, ये डिस्टेंस भी A होगा, ये डिस्टेंस अगर B है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, B होगा। तो ऐसे अगर प्लेन मिरर रखेंगे तो एक दूसरे की वजह से यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, फिर ये ऑब्जेक्ट की दूसरी इमेज यहाँ पे, ऐसे चलता रहेगा, इन्फिनिटी वहाँ पे इमेजेस फॉर्म हो जाएंगे। एंड एक बात आपको बस याद रखनी है कि डिस्टेंस बिटवीन कोई भी इमेज अगर आपको बोला जाएगा, जैसे मैं nth ले रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज ये बनेगा in डैश मस्ट बी इक्वल टू 2n इन ब्रैकेट a प्लस b, यानी कि इमेज का नंबर हमें अगर 5th देते तो मैं यहाँ पे 5 × 2 यानी 10 लेता, एंड a एंड b आर तो गिवन रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर के लिए, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, जितने स्टार मार्क करके अभी लिख के दिए पॉइंट्स है इनको बाय हार्ट रट के जाना है, समझ के जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। आने वाला क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ये डेटा अगर ठीक से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस से आना चाहिए। ठीक है। अभी इससे रिलेटेड एक्चुअल जो एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन जो MCQ के साथ में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सिर्फ MCQ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस यहाँ पे अपलोड करूंगा, उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होगा और आगे हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो आपको अगर ये लेक्चर रिलेटेड वर्कशीट चाहिए या फिर कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सअप नंबर ऑफ द क्लास 9518558037। ठीक है। कराड़ेज फिजिक्स, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर द नोट्स या फिर वर्कशीट।